नमस्कार, वर्ल्ड न्यूज में आपका स्वागत है। तो अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप 20 जनवरी को शपथ ग्रहण करेंगे, लेकिन उससे पहले ही हश मनी मामले में न्यूयॉर्क कोर्ट का फैसला सामने आ गया है। हालांकि ट्रंप को सजा तो नहीं मिली, लेकिन अमेरिका के कोर्ट के फैसले के बाद अमेरिका के इतिहास में ट्रंप पहले व्यक्ति होंगे जो कोर्ट की तरफ से कानूनी तौर पर दोषी ठहराए जाने के बावजूद राष्ट्रपति पद की शपथ लेंगे। तो ट्रंप बनेंगे अमेरिका के पहले दागदार राष्ट्रपति। इस पर हम करेंगे चर्चा, लेकिन आइए जरा उन खबरों को भी देख लें जिन पर आगे होगी बात। यूक्रेन से युद्ध के बीच अलग अलग देशों ने रूस पर लगाए प्रतिबंध। पाकिस्तान में 10 साल की तानाशाही थोपने की साजिश, शहबाज सरकार पर इमरान खान का बड़ा हमला। और चलते चलते में देखेंगे सबसे कम जनसंख्या वाले टॉप 10 देशों को। तो अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के शपथ ग्रहण से पहले न्यूयॉर्क कोर्ट का बड़ा फैसला सामने आया है। हालांकि ट्रंप को मई 2024 में हश मनी से जुड़े 34 मामलों में दोषी ठहराया गया था, लेकिन अब उन्हें कोई सजा नहीं मिलेगी। ट्रंप को ना ही जेल जाना पड़ेगा और ना ही कोई जुर्माना भरना होगा। और ऐसा इसलिए क्योंकि वो अमेरिका के राष्ट्रपति चुने गए हैं। ऐसे में अमेरिका की कोर्ट ने उन्हें बिना किसी शर्त रिहा कर दिया है। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप पर एडल स्टार स्टॉर्मी डेनियल के साथ अपने संबंध छुपाने के लिए पैसे देने का आरोप लगा है। उन्होंने 2016 के राष्ट्रपति चुनाव के दौरान पॉर्न स्टार डेनियल्स को चुप रहने के लिए $1,30,000 का भुगतान किया था। हालांकि अमेरिका में कानून के मुताबिक ये अपराध नहीं है, लेकिन ट्रंप ने इस भुगतान को छिपाने के लिए अपने बिजनेस रिकॉर्ड में हेराफेरी की है, जिस सिलसिले में अब कोर्ट ने उन्हें दोषी ठहराया है। न्यूयॉर्क के जज जुआन मर्चेंट ने ट्रंप को पेशी के लिए बुलाया तो नवनिर्वाचित राष्ट्रपति की तरफ से पूरी कोशिश की गई कि इस मामले को खारिज कर दिया जाए। उन्होंने फैसले से बचने की कोशिश की। ट्रंप ने इन आरोपों को नकारते हुए कहा कि ये उनके खिलाफ राजनीतिक विरोधियों की चाल है, जो उनकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने के लिए न्याय सिस्टम का दुरुपयोग कर रहे हैं। उन्होंने यहां तक कह दिया कि सत्ता में आने के बाद वो अमेरिका की न्याय व्यवस्था में बदलाव करेंगे, जिससे ऐसी कोई स्थिति दोबारा ना आए। हालांकि उनका यह बयान अपने आप में बहुत बड़ा था, लेकिन जस्टिस मर्चेंट नहीं झुके। उन्होंने पहले ही साफ संकेत दे दिए थे कि वो सजा नहीं सुनाएंगे, लेकिन ट्रंप को पेश होना पड़ेगा। वैसे तो न्यूयॉर्क कोर्ट ने ट्रंप को अनकंडीशनल डिस्चार्ज का आदेश दिया है, लेकिन यह मामला ट्रंप के रिकॉर्ड पर एक धब्बा छोड़ गया है, जो उनके राष्ट्रपति बनने की संभावना पर भी सवाल उठा रहा था। यह अमेरिका के किसी भी राष्ट्रपति के खिलाफ पहला आपराधिक मामला है जो अब खत्म हो गया है, लेकिन जब तक वो दोष मुक्त नहीं होते तब तक उनके कुछ अधिकार प्रभावित होंगे। वो वोट तो दे सकते हैं, लेकिन न्यूयॉर्क के अपराध डेटा बैंक में उन्हें अन्य अपराधियों की तरह अपना डीएनए का नमूना देना होगा। ट्रंप संघीय कानून के मुताबिक कोई हथियार नहीं रख सकते हैं, शराब का लाइसेंस नहीं मिल सकता है, वो कसिनो का व्यवसाय भी नहीं कर सकते हैं। ऐसे में भले ही ट्रंप को सजा नहीं मिली, लेकिन मुश्किलें जरूर खड़ी हो गई हैं, और इसीलिए ट्रंप ने अपील का फैसला किया है, जहां वो इस फैसले को अन्य अदालत में चुनौती दे सकते हैं। हालांकि न्यूयॉर्क के गवर्नर के पास ट्रंप को इस दोष सिद्धि से माफी का अधिकार है, लेकिन इसके लिए कई शर्तें भी लागू होती हैं। अब ऐसे में ट्रंप का अगला कदम क्या होगा, ये देखने वाली बात होगी। और अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जहां हम बात करेंगे रूस पर लगे प्रतिबंधों की। तो जैसा कि आप जानते हैं कि रूस और यूक्रेन के बीच 2022 से जंग छिड़ी हुई है, और देखा जाए तो अमेरिका के सहयोग के बावजूद यूक्रेन को इस युद्ध का खासा नुकसान उठाना पड़ा है। लेकिन अब रूस की मुश्किलें बढ़ती दिखाई दे रही हैं। दुनिया के अलग अलग देशों ने रूस पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा कर दी है। इनमें सबसे पहला नाम जापान का है। जापान ने यूक्रेन के खिलाफ जंग को लेकर रूस के खिलाफ अतिरिक्त प्रतिबंधों को मंजूरी दे दी है, जिनमें दर्जनों व्यक्तियों और समूहों की संपत्तियों पर रोक लगाना शामिल है। इसके साथ ही रूस समेत कई अन्य देशों के दर्जनों संगठनों को भी निर्यात किए जाने पर भी प्रतिबंध लगाए गए हैं। ये प्रतिबंध रूस को अंतरराष्ट्रीय प्रतिबंधों से बचने में उसकी मदद करने वालों पर लगाए गए। इसके लिए जापान ने एक सूची भी बनाई है, जिसमें 11 व्यक्ति, 29 संगठन और 3 रूसी बैंक शामिल हैं। कैबिनेट ने प्रौद्योगिकी और मशीनरी निर्माताओं सहित रूस के 22 सैन्य संबंधी संगठनों पर पूर्ण निर्यात प्रतिबंध लगाने को मंजूरी दी है। मुख्य कैबिनेट सचिव योशिमासा हयाशी ने बताया कि जापान ने 335 वस्तुओं की एक लिस्ट को भी मंजूरी दी है, जिन्हें 23 जनवरी से रूस को निर्यात नहीं किया जा सकेगा। इसमें वाहनों के इंजन और पुर्जे, मोटर चालित साइकिलें, संचार और ध्वनिक उपकरण, यांत्रिक उपकरण और वॉल्व शामिल है। ये प्रतिबंध उन 31 गैर रूसी समूहों पर भी लगाए जाएंगे, जिनके बारे में सरकार का कहना है कि उन्होंने रूस को प्रतिबंधों से बचने में मदद की। इनमें हांगकांग के 11, चीन के 7 जबकि तुर्की के 8 समूह शामिल हैं। आपको बता दें कि जापान ने इससे पहले भी रूस पर कई बार प्रतिबंध लगाए हैं। प्रतिबंध लगाने वाले देशों में अमेरिका का भी नाम शामिल है। अमेरिकी प्रशासन ने 200 ऊर्जा कंपनियों पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है। इन कंपनियों में 2 भारतीय कंपनियां
स्काई हार्ट मैनेजमेंट सर्विसेज और एविजन मैनेजमेंट सर्विसेज भी शामिल है, जिन पर रूस के खिलाफ अमेरिकी प्रतिबंधों का उल्लंघन का आरोप लगा है। बताया जा रहा है कि इन कंपनियों ने रूस से एलएनजी के ट्रांसपोर्ट में हिस्सा लिया था। ब्लिंकन ने कहा कि इस कार्रवाई से रूस के ऊर्जा संसाधनों से मिलने वाली आय पर असर पड़ेगा और रूस को यूक्रेन पर अपना युद्ध जारी रखने के लिए वित्तीय मदद मिलनी मुश्किल हो जाएगी। एक तरफ अमेरिका रूस पर युद्ध रोकने के लिए प्रतिबंध लगा रहा है, तो दूसरी तरफ यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई बढ़ा रहा है। ऐसे में सवाल अमेरिका की मंशा पर भी उठ रहे हैं। अब अगली खबर में बात पाकिस्तान की। तो पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान इस वक्त जेल में बंद है। उनकी पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पीटीआई की तरफ से लगातार सरकार के खिलाफ आंदोलन किए जा रहे हैं। पीटीआई और पाकिस्तान की सरकार के साथ बातचीत भी चल रही है और इस बीच इमरान खान का एक बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने सरकार और सेना दोनों पर ही तीखा हमला किया है। इमरान ने एक्स पर एक ट्वीट किया कि पाकिस्तान में 10 साल की तानाशाही थोपने की योजना है, जिसमें से 2 साल पहले ही बीत चुके हैं। जो जज या पुलिस अधिकारी उत्पीड़न में शामिल होते हैं, उन्हें यहाँ पदोन्नति से पुरस्कृत किया जाता है। मेरे खिलाफ गैर कानूनी फैसला देने वाले जज हुमायूं दिलावर को पदोन्नत कर दिया गया, जबकि रावलपिंडी और सरगोधा के जजों को बर्खास्त कर दिया गया, जिन्होंने निष्पक्ष फैसले दिए थे। इस तरह की कार्रवाइयों ने देश में योग्यता और कानून के शासन को खत्म कर दिया है। देश में आर्थिक प्रगति तब तक नहीं हो सकती जब तक मौजूदा फांसीवादी व्यवस्था कायम है। इसके आगे इमरान खान ने कहा कि आर्थिक समृद्धि के लिए निवेश की जरूरत होती है, जो संविधान की तरफ से परिभाषित अपनी सीमाओं और जिम्मेदारियों का पालन करने वाले संस्थानों के बिना असंभव है। देश में बढ़ता आतंकवाद निवेशकों के विश्वास को नुकसान पहुंचा रहा है। पाकिस्तान की सेना को ही सवालों के घेरे में लेते हुए इमरान ने कहा कि जिन लोगों पर आतंकवाद का मुकाबला करने की जिम्मेदारी है, वो अपने सभी संसाधनों और ऊर्जा हमारी पार्टी को घेरने में लगाए हुए हैं। इसके साथ ही इमरान ने सरकार और सेना पर तीखा हमला करते हुए कहा कि इस्लामाबाद में 26 नवंबर को हुए विरोध प्रदर्शन में हिस्सा लेने वाले पीटीआई के कई लोग अभी भी लापता हैं। ये लोग इस्लामाबाद के डी चौक से गायब हुए हैं, किसी दूर दराज के कबायली इलाके से नहीं। सरकार ने ना तो उन्हें अदालत में पेश किया और ना ही उन्हें वापस लाने के लिए कोई गंभीर कदम उठाए। अगर सरकार गंभीर नहीं होती है, पीटीआई भी बातचीत की प्रक्रिया को बंद कर देगी। बता दें कि सत्ताधारी दल पीएमएलएन और पीटीआई के बीच 2 दौर की बातचीत हो चुकी है। पीटीआई ने 2 मांगे रखी हैं। 9 मई 2023 को सैन्य अधिकारियों के आवास पर हुए हमले की जांच के लिए आयोग का गठन किया जाए और 26 नवंबर 2024 को इस्लामाबाद में पीटीआई कार्यकर्ताओं के प्रदर्शन पर सुरक्षा बलों की तरफ से की गई सीधी गोलीबारी, जिसमें 14 प्रदर्शनकारियों की मौत हो गई और 64 घायल हो गए, उसकी जांच की जाए और दोषियों को सजा दी जाए। और अब चलते चलते में बात करेंगे सबसे कम जनसंख्या वाले देशों की। तो सबसे कम जनसंख्या वाले देशों की सूची में पहले नंबर पर आता है वेटिकन सिटी। वेटिकन सिटी में केवल 496 लोग रहते हैं। ये क्षेत्र धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व का केंद्र है और कैथोलिक चर्च का मुख्यालय भी है। वहीं इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर दक्षिण प्रशांत महासागर में स्थित स्वशासित द्वीप राष्ट्र नीयू का नाम आता है, जिसकी जनसंख्या केवल 1819 है। इसकी प्राकृतिक सुंदरता इसे पर्यटकों के बीच लोकप्रिय बनाती है। और अब तीसरे स्थान पर है टोकेलाउ। दक्षिण प्रशांत महासागर में स्थित देश टोकेलाउ की आबादी 2506 है। ये न्यूजीलैंड के अधीन है और अपनी पारंपरिक संस्कृति के लिए जाना जाता है। इस लिस्ट में चौथे नंबर पर फॉकलैंड द्वीप का नाम है। दक्षिण अटलांटिक महासागर में स्थित फॉकलैंड द्वीप समूह की जनसंख्या 3470 है। ये क्षेत्र प्राकृतिक सौंदर्य और वन्य जीवों के लिए मशहूर है। सबसे कम जनसंख्या वाले देशों की लिस्ट में अगला नंबर मोंटसेराट का है। कैरिबियाई क्षेत्र में स्थित मोंटसेराट की जनसंख्या 4389 है। यहाँ ज्वालामुखी विस्फोट के कारण कई क्षेत्रों को खाली करा लिया गया था, जिससे आबादी में भी भारी गिरावट आई। लिस्ट में अटलांटिक का भी नाम शामिल है। ये छोटा सा द्वीप समूह उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित है और इसकी जनसंख्या 5628 है। ये फ्रांस के अधीन क्षेत्र है। और अब बात की जाए अगले देश की, तो इस लिस्ट में सेंट बार्थेलेमी का नाम शामिल है, जिसकी जनसंख्या 11258 है। ये क्षेत्र कैरिबियन में एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल है, जो अपने शानदार समुद्र तटों और लग्जरी रिजॉर्ट्स के लिए मशहूर है। इस लिस्ट में तुवालू, वाली और फ्यूटूना के अलावा नाउरू का नाम भी शामिल है। तो आज इस वर्ल्ड बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए डीबी लाइव के साथ और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।